हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 5 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों, अभी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जिसका नाम है मिचोंग। तो ये जो मिचोंग नाम दिया है, ये दिया है म्यांमार देश ने। तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, यह मिचोंग नाम का तूफान बन चुका है और 5 दिसंबर की सुबह यह आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम तट को ये पार करेगा। दोस्तों, मिचोंग तूफान का जो नाम है ये म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठवां तूफान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप किसी तूफान के बारे में पढ़ें तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला है कि किस महासागर या सागर या किस खाड़ी में आया है, और फिर इसका नामकरण किसने किया है, किस देश को इसने नुकसान पहुंचाया है। अगर भारत की बात आए तो भारत में आपको राज्य याद रखना है कि किस राज्य में इसने नुकसान पहुंचाया है। अब आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं। मैप में मिचोंग तूफान की लोकेशन देखिएगा। ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आया हुआ है मिचोंग तूफान। तो अब ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा और यहाँ पर नुकसान भी कर सकता है। तो इस मैप को आप देख करके समझ सकते हैं कि ये मिचोंग तूफान किस प्रकार से भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हिट करने वाला है, यहाँ पर ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो रेड कलर है, ये रेड कलर ये बता रहा है कि ये भारत में साइक्लोन का सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर साइक्लोन का सबसे अधिक खतरा बना रहता है। अक्टूबर 2023 में अरब सागर में एक तूफान आया था जिसका नाम था तेज। तो दोस्तों, ये जो तेज नामक तूफान था ये यमन और ओमान के तट से टकराया था और ये जो तेज नाम दिया था ये भारत ने दिया था। देखिए दोस्तों, जब अरब सागर में चक्रवात तेज आया था ठीक उसी समय बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात आया था जिसका नाम था हमून। तो ये जो हमून नामक चक्रवात था, इसका नामकरण किया था ईरान ने। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है, तो आप मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स तो देखते हैं लेकिन मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंथली करंट अफेयर्स में पूरा एक माह का रिवीजन हो जाता है, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। डेली क्विज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर, तो ऐप को एक बार आप डाउनलोड जरूर करिएगा। दोस्तों, नवंबर माह की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, वो अब आपको ऐप पर मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा जेडपीएम। तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ समय पहले 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं। वो 5 राज्य कौन है? एमपी है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, और फिर तीसरा राज्य है दोस्तों तेलंगाना, चौथा राज्य है राजस्थान और 5वां राज्य था मिजोरम। तो इन 5 राज्यों में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो इन सभी के परिणाम भी आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, छत्तीसगढ़ में भी, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने, और राजस्थान में बीजेपी पार्टी ने, और मिजोरम में जेडपीएम पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। तो अब इन राज्यों में सरकार का गठन किया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। जैसे ही
कोई भी मुख्यमंत्री बनता है आपको अपडेट दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो 2023 का चुनाव हुआ है उससे पहले मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF और बीजेपी का गठबंधन था और गठबंधन वाली सरकार चल रही थी और उसके मुख्यमंत्री थे जोरमथंगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? जोरमथंगा। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं तो वहां पर ZPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट नामक पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। तो मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा 21 है। ZPM को 27, MNF को 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। अब हम राज्य विधानमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो 6वें भाग में किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो 168 से 212 तक किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, उसके गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगर हम 168 की बात करें तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, किसी भी राज्य में 2 सदन होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2 सदन है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सदन हो, कहीं पर एक सदन भी हो सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 170 की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना जाना। किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं। लेकिन कुछ राज्यों में अब बात है, जैसे अगर हम बात करें गोवा की, सिक्किम की, तो ये राज्य अपवाद के तौर पर हैं कि वहां पर न्यूनतम 60 सीटें नहीं है बल्कि उससे भी कम है। जैसे गोवा में बात करें तो 40 सीटें हैं। देखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तो वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर हम राजकोट किले की बात करें तो इस किले की जो नींव है वो 1664 में शिवाजी महाराज के द्वारा रखी गई थी। और दोस्तों, यह जो किला बना हुआ है ये अरब सागर में एक द्वीप पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सिंधुदुर्ग में जो नौसेना दिवस समारोह हुआ था उसमें भी वो शामिल हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था और वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1645 में बीजापुर के अधीन जो तोरण का किला था उसे सफलतापूर्वक नियंत्रण में लिया था और जब इन्होंने इस तोरण के किले को अपने हाथ में लिया था तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी, यानी किशोर अवस्था में ही इन्होंने तोरण के किले को वापस ले लिया था। इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिमा की बात आई है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया गया है और इसका अनावरण तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने किया था। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मुंबई फेस्ट नामक एक सांस्कृतिक उत्सव 20 से 28 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का अभी कुछ समय पहले शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र ST आयोग की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य कोंकण में एक आम बोर्ड स्थापित करेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में निजाम युग के रिकॉर्ड वाले मराठों को OBC प्रमाण पत्र मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यानी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है।
और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी से लाल रंग का लावा उठ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार का लावा उठ रहा है माउंट एटना ज्वालामुखी में। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी था। ये जो विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के बाद इसकी ऊंचाई बढ़कर के 11,041 फीट हो गई है। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माउंट कोटोपैक्सी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर देश में है। माउंट एटना अभी हमने डिस्कस किया है, इटली में है। और स्ट्राम्बोली ये भी इटली में है, और विसुवियस ये भी इटली में है, और कोह सुल्तान ईरान में है, और फ्यूजियामा जापान में, मोनोलोआ हवाई द्वीप में है, ये अमेरिका में है हवाई द्वीप, और किलिमंजारो तंजानिया में है, और कैमरून ये पश्चिमी अफ्रीका में है। हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो उसका नाम है बैरन द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह मुरली श्रीशंकर को प्रदान किया गया है। तो मुरली श्रीशंकर ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त किया है। मुरली श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में लंबी कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुके हैं। मुरली श्रीशंकर इस साल की विश्व लंबी कूद सूची में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने इस साल चीन में आयोजित किए गए एशियन गेम्स और थाईलैंड में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 2023 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोइता गुप्ता को दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन को दिया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है गंजम जिला को, जो कि ओडिशा का जिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार किस फुटबॉलर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आर वैशाली। तो दोस्तों, भारत की आर वैशाली जो है वो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये भारत की कुल टोटल 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन भारत की यह तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो उनसे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणाबल्ली भी ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, और अब आर वैशाली जो हैं वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। दोस्तों, इनका पूरा नाम है वैशाली रमेश बाबू। तो आर वैशाली भारत की ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद की बहन है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो बहन और भाई दोनों ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में। विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, और कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, और तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर जीतने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, बात करते हैं फिडे की। तो फिडे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी बोला जाता है। तो फिडे का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करना। इसकी शुरुआत 1924 में की गई थी, और दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोर्बिच और उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा वी आर ललितांबिका को। तो अभी हाल ही में वी आर ललितांबिका को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं वी आर ललितांबिका की। तो इनका जन्म 1962 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। वह भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, और वो इसरो में काम कर रहे हैं। वह एडवांस लॉन्चर टेक्नोलॉजीज की विशेषज्ञ है, और वह 2018 में इसरो में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशालय की निदेशक भी रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लीजन ऑफ ऑनर की, तो इसे लीजियन डी होनूर भी बोला जाता है, और यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसे 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बनाया गया था, और लगभग 200 सालों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है?
आंसर हो जाएगा 12.1% की। तो अभी कुछ समय पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में अक्टूबर 2023 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 8 प्रमुख क्षेत्रों में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वो जो क्षेत्र हैं वो हैं कोयला, कच्चा तेल, बिजली, ग्रेडियंट, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी के उत्पाद। तो इनमें वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने यानी अक्टूबर 2022 में 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कंचन देवी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा ऑफिसर कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पिछले 4 वर्षों से ICFRI में उप महानिदेशक शिक्षा के पद पर वो काम कर रही हैं। उन्होंने वन प्रबंधन, वन प्रशासन, शिक्षा, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विस्तार विभागों में काम किया हुआ है। दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मुख्यालय इसका देहरादून में है और यह एक स्वायत्त संगठन है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है इसके लिए? तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। इसका उद्देश्य है डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। सैन डोरिच ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस टीम के लिए खेलते थे? वेस्ट इंडीज के लिए। PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुगंति सुंदर राज को। किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है? सऊदी अरब ने। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश सैंड्रा डे ओ कॉनर का निधन हो गया है? अमेरिका। सुरेश रैना को किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश में अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? केरल में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख किया गया है। 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार बताया गया है। 231 में 2 या 2 से अधिक के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 233 में बताया गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण बताया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 में वर्णन किया गया है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? तो आंसर इसका भारत। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भारत बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।